चलिए दोस्तों, अपन लोग अपने नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके स्टडीज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चलिए दोस्तों, अपन लोग स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक जिसका नाम है उद्यान विज्ञान का महत्व। तो चलिए दोस्तों, अपन लोग आज पढ़ेंगे क्या इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो देख लेते हैं अपन लोग उद्यान विज्ञान का महत्व। उद्यान विज्ञान का महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर भी उद्यान विज्ञान या फिर अपनी जो बागवानी है इसका क्या महत्व है। अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, अपन लोग पूरे भारतवर्ष में बात कर लेते हैं। आपको पता होगा अधिकतर क्षेत्रफल पर सस्य विज्ञान की यानी एग्रोनॉमिकल क्रॉप लगाई जाती है। जैसे अपन लोग बहुत बड़े एरिया पे लगाते हैं लेकिन अपने को इतना हॉर्टिकल्चर इतना प्रोडक्शन नहीं मिल पाता। अगर अपन लोग चाहते हैं भी अपना जो भारत देश था आगे बढ़े तो अपने को आने वाले समय के अंदर हॉर्टिकल्चर को बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है या फिर इसमें डेवलप करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? देखिए दोस्तों, अगर मैं महत्व के अंदर आपको सबसे सामान्य बात बताऊं तो आपको पता होगा जो उद्यान विज्ञान होता है इससे सदैव प्रति इकाई अधिक उत्पादन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों? अधिक उत्पादन। अब एक बार लिख देता हूं मैं, इसमें प्रति इकाई अधिक क्या मिलता है दोस्तों? इसमें प्रति इकाई अधिक उत्पादन मिलता है। इनकी प्रोडक्शन क्या होता है दोस्तों? जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है उनका ज़्यादा होता है। एक उदाहरण से देखना, अगर आप 1 हेक्टेयर में लगा रहे हो गेहूं और 1 हेक्टेयर में लगा रहे हो आप आम, तो आपको पता है आम का प्रोडक्शन क्विंटल में होगा, गेहूं का भी क्विंटल में होगा, लेकिन ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होगा? सदैव आम का ही होगा। किसका होगा दोस्तों? आम का ही प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। यहीं पर अगर अपन लोग और देख लें, कोई और फल वृक्ष लगा रहे हैं तो क्विंटलों के अंदर दोनों का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जो अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है इनका प्रोडक्शन सदैव ज़्यादा होता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ जो अपनी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं इनका प्रोडक्शन है हेक्टेयर के अंदर टन के आसपास होता है, टन के अंदर होता है। अगर इसका प्रोडक्शन 20 क्विंटल 40 क्विंटल हो रहा है तो इसका क्या होगा? वहाँ पर 40 टन होगा। क्या होगा दोस्तों? 40 टन होगा। तो अपन लोग बोल सकते हैं प्रति इकाई अपने को क्या मिलता है? अधिक उत्पादन मिलता है। अगर अधिक उत्पादन मिल रहा है तो मुनाफा भी क्या मिलेगा दोस्तों? पैसे भी अपन लोग बढ़िया कमा सकते हैं। अगर अपन लोग हॉर्टिकल्चर की क्रॉप लगा रहे हैं तो अपने को प्रति इकाई अधिक मुनाफा भी मिलता है। और देखिएगा दोस्तों, अपने को प्रति इकाई अधिक क्या मिलता है? रोजगार। क्या मिलता है? रोजगार। अब देखिएगा कैसे मिलता है प्रति इकाई अधिक रोजगार। अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैं फसल लगा रहा हूं गेहूं यानी कि एग्रोनॉमिकल कोई क्रॉप लगा रहा हूं, दूसरी तरफ मैं कोई फल लगा रहा हूं। एक उदाहरण से मान लो जैसे कि सिट्रस लगा रहा हूं या फिर मैं मैंगो लगा रहा हूं। क्या लगा रहा हूं? 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अंदर मैंगो लगा रहा हूं। तो आप एक बात सुनिएगा दोस्तों, ये अपने सस्य विज्ञान की फसल है। जनरली क्या है, ये एनुअल है यानी कि एक सीजन या फिर एक ऋतु के अंदर लगभग 6 महीने कहाँ रहेगी? अपने ये फील्ड के अंदर रहेगी। 6 महीने आप लोग जितना भी रोजगार दे सकते हो लोगों को दे दो। जो भी दिहाड़ियाँ आएंगे या फिर अपन लोग बोल सकते हैं मजदूर आएंगे, उनको 6 महीने ही सिर्फ आप रोजगार दे सकते हो, वो भी एक सीजन के अंदर। जबकि अगर मैंने मैंगो लगा दिया, सिट्रस लगा दिया, तो आपको पता है कम से कम 1 वर्ष से लेकर के 20 वर्ष तक इनका क्या रहेगा? उत्पादन अपने को मिलता रहेगा। अब इतने लंबे समय तक अगर अपने को इनमें उत्पादन मिलेगा तो अपन लोग 1 से लेकर के 20 साल लोगों को रोजगार ज़्यादा देंगे ना। इसका ड्यूरेशन या फिर इसका जो जीवन काल है लंबा है, तो अपन लोगों को क्या देंगे? फिर रोजगार भी ज़्यादा देंगे। अब देखिए कुछ एक फैक्ट होते हैं वो अपन लोग बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, इसको ऐसे नहीं करने की, तो एक बार के लिए मैं इसको सही कर देता हूं दोस्तों। अब देखिए आपको में भी ये बात समझ आ गई होगी कि प्रति इकाई अधिक क्या अपन लोग अवेलेबल कराते हैं? रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और वो कैसे कराते हैं एक बार के लिए समझिएगा। अगर आप 1 हेक्टेयर में 1 वर्ष में कोई भी सस्य विज्ञान की फसल लगाते हो, कौन सी? सस्य विज्ञान की कोई भी सस्य या फिर एग्रोनॉमिकल क्रॉप लगाते हो, तो आप एक व्यक्ति को माना जाता है, ये डाटा फैक्ट ही होता है कि भी आप लगभग 143 दिन, कितने दिन है? 143 दिन एक व्यक्ति को रोजगार देते हो। अगर मैंने 1 हेक्टेयर में सस्य विज्ञान की फसल लगाई तो मैं 143 दिन क्या दूंगा? उसे रोजगार दूंगा। ये जरूरी नहीं है कि भाई 6 महीने का सीजन है अपना 143 दिन तो होगी ही नहीं, ऐसे नहीं है। आप एक दिन में क्या पता 4 मजदूर लगा रहे हो, उन 4 को आप 4 मजदूरियों में या फिर 4 रोजगार में आप लोग क्या करोगे? काउंट करोगे, या फिर 4 दिन रोजगार में से काउंट आप करोगे। अगर आप कोई भी सस्य विज्ञान की फसल लगा रहे हो तो आप 143 दिन रोजगार देते हो। यहीं पर आप कोई बागवानी की या फिर उद्यानिकी की फसल लगा रहे हो तो आप लगभग 860 दिन, कितने दिन है? 860 दिन रोजगार देते हो। इससे मैं कम से कम मान सकता हूँ कि मान के चलिए 4 साढ़े 4 गुना ज़्यादा है।
तो रोजगार ज़्यादा दे रहे हैं अपन लोग दोस्तों, ये फैक्ट ही होता है। और तो और उद्यानिकी के अंदर अगर मैं कोई भी वेजिटेबल लगा रहा हूँ, कोई भी कितनी सब्जी लगा रहा हूँ, तो अपन लोग कितना 912 दिन रोजगार देते हैं। कितने दिन रोजगार अवेलेबल कराते हैं? 912 दिन। और यहीं पर अगर अपन लोग बात करें अपने जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, जो अपने औषधीय पौधे होते हैं, अगर अपन लोग उनको लगाते हैं दोस्तों, तो लगभग अपना कितना 547 दिन, कितने दिन है 547 दिन अपन लोग रोजगार उपलब्ध करवा सकते हैं। तो आपके सामने सीधे सीधे फैक्ट पड़े हैं कि भाई अपन लोग सस्य विज्ञान से 143 दिन, उद्यान विज्ञान से 860 दिन, सब्जियों से 912, औषधीय या फिर पुष्पीय पौधों से कितना रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं? 547 दिन। तो आपको ये सारी की सारी बातें अच्छे से याद रखनी है। तो आपको समझ आ गया होगा भी अपनी हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंस क्यों रखती है, फिर इसका महत्व क्यों होता है ज़्यादा। आपको हमेशा याद रखना है ये सारी के सारे फैक्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी बात आगे करना चाहूँगा। अब आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ मैं। जनरली अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 में। 1947 में जब अपना देश आज़ाद हुआ तो अपने देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी भूखमरी, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं भोजन की। तो आपको पता होगा अपने जो भी उस समय सरकार थी, प्रधानमंत्री थे, जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, सबने मिलकर के एक क्रांति लेके आए जिसका नाम था क्या? हरित क्रांति। क्या नाम था? हरित क्रांति। सामान्यतः माना जाता है ये 1966 से लेकर के 1967 के अंदर हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति की बदौलत अपने देश के अंदर किसका उत्पादन बढ़ गया दोस्तों? हरित क्रांति। हरित क्रांति की वजह से माना जाता है अपने देश के अंदर खाद्यान्न उत्पादन बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? खाद्यान्न उत्पादन जो था वो बढ़ गया। अब लोगों को खाने के लिए तो फूड मिल गया। अब क्या था, लोगों की जो हेल्थ थी ना वो डाउन जा रही थी। अपन लोग बोल सकते हैं उन लोगों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा था। तो माना जाता है, माना क्या जाता है, सॉरी होता ही है भाई ये तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम ऑन फ्रूट क्रॉप चलाया गया। कब चलाया गया दोस्तों? भी लोगों का जो न्यूट्रिशन या फिर अब जो पोषक तत्व ज़्यादा उपलब्ध कराने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया। फिर फलों उत्पादन को बढ़ाने के लिए AICRP ऑन फ्रूट क्रॉप चलाई गई। कब चलाई गई दोस्तों? 1971 में। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? कि भी अपने देश के अंदर है फल उत्पादन बढ़े। क्या बढ़े दोस्तों? फल उत्पादन बढ़े। तो आपको पूछ सकता है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम ऑन फ्रूट क्रॉप कब चलाया गया? तो कब चलाया गया दोस्तों? 1971 के अंदर इसे चलाया गया था। तो आपको इस चीज़ को भी अच्छे से याद रखना है। अब अपन लोग बात करते हैं आगे। आप यहीं से एक चीज़ और याद रख सकते हो, ये AICRP यानी कि ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोग्राम है, ये सबसे पहले किस पे चलाया गया था दोस्तों? सबसे पहले ये मक्का पे चलाया गया था। और मक्का पर कब चलाया गया? 1957 के अंदर इसको चलाया गया था। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों आगे। अब आपको मैं बताना चाहूँगा हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा, जो अपने उद्यान विज्ञान के फल वृक्ष होते हैं ना, ये बहुत सारे धर्म के या फिर अपन लोग बोल सकते हैं बहुत सारे देवी देवताओं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अपन लोग उनके बारे में देखते हैं। तो अपनी हेडिंग रहेगी अब उद्यान विज्ञान के महत्व में। सबसे पहले उद्यानिकी का धार्मिक महत्व है। धार्मिक महत्व है। अपने धर्म से संबंधित बहुत सारे देवी देवता होते हैं, उनमें भी बहुत सारे प्लांट होते हैं या फिर फ्लावर प्लांट होते हैं, वो रिप्रेजेंट कर देते हैं बहुत सारे गॉड को या फिर भगवान को। तो अपन लोग उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक वृक्ष होता है दोस्तों जिसका नाम होता है नारियल। अब देखिएगा दोस्तों, क्या नाम है इसका? नारियल। नारियल को अपन लोग दोस्तों कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? इसके पीछे की भी एक धार्मिक मान्यता है कि ऐसा वृक्ष जो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? कल्प वृक्ष बोलते हैं। चलो यहाँ पर आपको लगे हाथ एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ। एक वृक्ष होता है जिससे अपन लोग कल्पतरु के नाम से जानते हैं, वो होता है अपना क्या? केला। केला को अपन लोग किस नाम से जानते हैं? कल्पतरु के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से इसको भी याद रख लेना। अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों आगे, तो आपको पता होगा जो माता सीता है, अगर अपन लोग बात कर रहे हैं भगवान की, तो भगवान के अंदर आपको पता अपनी माता सीता भी थी।
माता सीता से संबंधित भी एक प्लांट था या फिर एक ट्री था या फिर एक वृक्ष था, वो कौन सा था दोस्तों? वो था अपना क्या? अशोक। कौन सा था वो? अशोक। अशोक को जनरली अपन लोग साराका इंडिका के नाम से जानते हैं। इसका बोटनिकल नेम क्या होता है दोस्तों? साराका इंडिका के नाम से अपन लोग दोस्तों किसको जानते हैं? अशोक को जानते हैं। यानी कि माता सीता का संबंध था। जब भी अपन लोग रामायण देखते हैं तो देखते हैं हनुमान जी जाते हैं और समुद्र को पार करते हैं, माता सीता जनरली अशोक वाटिका में बैठी होती है और जो अशोक था उसी के नीचे बैठे होते हैं, तो हनुमान जी जाके उनको अंगूठी देके आते हैं। तो वो वाली कहानी यहीं की थी भी। माता सीता से संबंधित कौन सा वृक्ष होता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो वो होता है अपना कौन सा? वो होता है अपना अशोक। अगर अपन लोग बात करें भारत का धार्मिक वृक्ष, किसकी बात करें दोस्तों? यह भी दी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भी भारत का धार्मिक वृक्ष कौन सा है या फिर भारत का रिलीजियस प्लांट कौन सा है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट लाइन है बिल्कुल ये कि भी भारत का धार्मिक वृक्ष। अब यहां पर बहुत कंफ्यूजन रहती है दोस्तों। धार्मिक वृक्ष, अगर बात करें भारत का धार्मिक वृक्ष, तो भारत का धार्मिक वृक्ष कौन सा है दोस्तों? वो है अपना पीपल। कौन है दोस्तों? पीपल। रिलीजियस से संबंधित वृक्ष कौन सा है दोस्तों? पीपल। और इसका बोटनिकल नेम होता है दोस्तों फाइकस रिलीजियोसा। फाइकस फाइकस रिलीजियोसा क्या होता है? इसका वानस्पतिक नाम होता है। तो आपको याद रखना है पीपल क्या होता है? भारत का धार्मिक वृक्ष होता है। अब देखिएगा दोस्तों, अगर अपन लोग आगे बात करें, आपको पता होगा भगवान विष्णु, भगवान विष्णु या फिर माता लक्ष्मी, या फिर माता सरस्वती, माता सरस्वती, इन सबसे संबंधित वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो इन सबसे संबंधित वृक्ष कौन सा है अपना? तो आपको याद रखना है जो कमल होता है ना दोस्तों, निलंबो न्यूसीफेरा। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प भी बोलते हैं इसे अपन लोग। क्या आएगा? निलंबो न्यूसीफेरा। न्यूसीफेरा ये क्या होता है दोस्तों अपना? ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि अपन लोग बहुत सारी पिक्चर्स देखते हैं या फिर फोटो में अपने घर पे होती है, भगवान विष्णु बैठे होते हैं, कमल होते हैं उनके आसपास और एक नाग होता है, ऐसे सांप होता है, माता लक्ष्मी भी वहाँ होती है और माता अपनी सरस्वती भी उसी पिक्चर में अपने को दिखाई देती है। तो आपको पूछें इन तीनों भगवान से संबंधित अपना कौन सा प्लांट है? तो कौन सा है दोस्तों? वो है अपना कौन सा? कमल। अगर अपन लोग दोस्तों आगे बात करते हैं तो आपको याद रखना है दोस्तों, आपको एक चीज ये याद रखनी है कि भगवान शिव से संबंधित कौन सा होता है? तो वो होता है बेलपत्र। अब देखिए भगवान शिव से संबंधित कौन सा फल वृक्ष है? याद रखिएगा कि जब अपने भगवान लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शिव हैं, इनसे संबंधित फल वृक्ष कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है एंगल मार्मेलोस के नाम से जिसे अपन लोग जानते हैं, या फिर आप लोग जिसे बेल पत्तर बोल देते हो, या बहुत जगह आपको बेल पत्तर भी ये है लिखा हुआ दिखाई देता है। तो ये किससे संबंधित होता है दोस्तों? भगवान शिव से संबंधित होता है। जो बेल पत्तर के जो पत्ते होते हैं ना दोस्तों, वो मुख्य रूप से किसको चढ़ाए जाते हैं? अपने भगवान शिव की पूजा के अंदर अपन लोग उनको काम में लेते हैं। अब एक चीज देखिएगा दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बताया कि नारियल को कल्प वृक्ष कहते हैं, तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है? भारत का कल्प वृक्ष। किसका कल्प वृक्ष है दोस्तों? ये इसे अपन लोग ये भी बोल सकते हैं भारत का कल्प वृक्ष। तो कौन है? नारियल, यानी कि इसे अपन लोग फोकस न्यूसीफेरा के नाम से भी जानते हैं। ये क्या होता है? भारत का कल्प वृक्ष होता है। यहीं पर दोस्तों एक चीज आपको और बता देता हूँ मैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। कभी भी आपको पूछे राजस्थान का कल्प वृक्ष, किसका दोस्तों? राजस्थान का कल्प वृक्ष। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष कौन सा होता है दोस्तों? वो होता है कौन सा? अपना खेजड़ी। कौन सा होता है? खेजड़ी, जिसे प्रोसोफिस सीनियर एरिया के नाम से अपन लोग जानते हैं। इसकी फैमिली कौन सी होती है? लेग्यूमिनेसी होती है। इसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं? राजस्थान का कल्प वृक्ष। और इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष बोला तो बोला क्योंकि कौन सी इच्छाएं पूरी करता है? आपको पता होगा अपने बहुत सारे देवी देवता होते हैं, जैसे कि गोगा जी ले लो अपने, या फिर तेजा जी वगैरह ले लो, बहुत सारे देवी देवता हैं जो लोक देवता है अपने। तो इनके जनरली जो थान होते हैं ना दोस्तों, माना जाता है खिजड़ी वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं। इस वजह से अपन लोग इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कह देते हैं। दूसरा, अगर अपन लोग साइंटिफिक वैसे देखें
या फिर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो आपको पता होगा राजस्थान, अपन लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों अपना डेजर्ट, यानी कि जो मरुस्थल है वो अपनी सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये धीरे धीरे मरुस्थल आगे बढ़ता जा रहा है और ये बहुत आगे बढ़ जाता अगर अपने यहाँ पर राजस्थान में कौन से प्लांट नहीं होते, खेजड़ी नहीं होते, तो अपन लोग बोल सकते हैं राजस्थान की आन बान शान है कौन, खेजड़ी। क्योंकि राजस्थान में या फिर मरुस्थलीकरण के बढ़ावे को रोकता है कौन सा वृक्ष दोस्तों, खेजड़ी। तो आपको ये सारी की सारी बातें याद रखनी है फलों धान का धार्मिक महत्व के अंदर। अब अपन लोग देखते हैं दोस्तों राष्ट्रीय पहचान में भी महत्व है अपने हॉर्टिकल्चर का, वो किस तरह से है वो अपन लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब देखेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, उद्यानिकी का, उद्यानिकी का राष्ट्रीय पहचान में महत्व, पहचान में महत्व, यानी कि बहुत सारे अपने हॉर्टिकल्चर प्लांट हैं जो पूरे नेशनल को रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अपने पूरे नेशन को प्रदर्शित करते हैं। देखते हैं कैसे। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय वृक्ष, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो आपको पता है अपना एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है पादप का बरगद। जो बरगद है ना दोस्तों, ये क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होता है। इसका बोटनिकल नेम होता है फाइकस बेंगालेंसिस। फाइकस बेंगालेंसिस क्या होता है दोस्तों, इसका जनरली बोटनिकल नेम होता है। इसे अपन लोग भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कहते हैं। अगर अपन लोग बात करें सारी की सारी भारत के राष्ट्र के संबंध में या फिर अपने देश के संबंध में, तो आपको पूछा इसने भारत का राष्ट्रीय वृक्ष, तो आपने बताया बरगद। अब आपसे पूछेगा भारत का राष्ट्रीय पुष्प, तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या होता है दोस्तों, वो होता है कमल। क्या होता है, कमल, जिसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं, निलंबो न्यूसीफेरा, निलंबो न्यूसीफेरा। तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। अब आपको पूछ सकता है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय अचार, अपना नेशनल पिकल क्या है। तो अपन लोग अगर बात करें दोस्तों भारत के राष्ट्रीय अचार की, तो वो क्या होता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय अचार होता है नींबू का अचार। क्या होता है दोस्तों, नींबू का अचार। बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे सर आम का या फिर कच्चे आम का जो अचार होता है वो अपन लोग सर्वाधिक खाते हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय अचार में क्यों नहीं है, वो बेटा सर्वाधिक प्रचलित होता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रख लेना है। तो भारत का राष्ट्रीय अचार क्या है दोस्तों, नींबू का अचार है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों, बरगद है। आप तीनों चीजें याद रख लेना। अब यहाँ पर अचार आ गया तो मैं आपको छोटी सी चीज एक साथ मेंशन करना चाहूंगा जो कि आपको सदैव हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अपन लोग कंफ्यूजन कुछ भी नहीं रखेंगे। अगर अपन लोग बात करें अचार के संदर्भ में, तो मैंने एक तो बताया आपको क्या, भारत का राष्ट्रीय अचार, भारत का राष्ट्रीय अचार यानी कि नेशनल पिकल। एक होता है दोस्तों देखिएगा भारत में सर्वाधिक प्रचलित, भारत में सर्वाधिक प्रचलित, ज्यादा फेमस कौन सा है या फिर ज्यादा कंजप्शन अपन लोग कौन से अचार का करते हैं। एक आता है दोस्तों विश्व में प्रचलित, में प्रचलित, बिकॉज अपन लोग विश्व में ये तो लिख नहीं सकते कि विश्व का राष्ट्रीय अचार, सीधा सा आएगा क्या, विश्व का प्रचलित अचार। अपन लोग इन तीनों की बात करें तो आपको अच्छे से याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय अचार होता है दोस्तों, तो वो कौन सा होता है, नींबू का अचार। किसका अचार होता है, नींबू का अचार। अगर अपन लोग बात करें भारत में सर्वाधिक प्रचलित, तो अपन लोग बोल सकते हैं केरी या फिर कच्चा आम, कच्चा आम। इसका जो अचार होता है ये क्या होता है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक प्रचलित होता है। और विश्व में होता है दोस्तों किसका, खीरा का अचार। तो खीरा का अचार होता है ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित होता है। तो आपको ये बातें बीच में ही नोट डाउन कर लेनी है। ठीक है दोस्तों, अगर अपन लोग बात करें अब आगे, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं अपन लोग। राष्ट्रीय पहचान में महत्व को अगर अपन लोग आगे पढ़ते हैं तो आपको अब आगे याद रखना है दोस्तों राजस्थान से संबंधित कुछ चीजें और याद रख सकते हैं अपन लोग। अगर आपको पूछे राजस्थान का राजकीय वृक्ष, राजस्थान का राजकीय वृक्ष, तो दोस्तों याद रखिएगा। एक आपको पूछ सकते हैं राजस्थान का राजकीय पुष्प। ये दोनों के दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे क्योंकि अपने जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने हॉर्टिकल्चर के ही प्लांट है, तो अपन को याद रखना ही पड़ेगा।
अगर आपको पूछे राजस्थान का राजकीय वृक्ष तो क्या होता है दोस्तों? खेजड़ी, जिसे अपन लोग जांटी भी बोल देते हैं, किंकर भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो होता है अपने राजस्थान का राजकीय वृक्ष। और राजकीय पुष्प क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है रोहिड़ा। क्या होता है दोस्तों? रोहिड़ा, जिसका जनरली बोटनिकल नेम या फिर साइंटिफिक नेम क्या होता है? टिकोमेला अंडुलेटा। अंडुलेटा क्या होता है दोस्तों इसका? ये वानस्पतिक नाम होता है। तो आपको इस चीज़ के बारे में भी अच्छे से याद रखना है। तो ये अपना नेक्स्ट पॉइंट कौन सा हो गया दोस्तों? राष्ट्रीय पहचान में महत्व। तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, राजस्थान का राजकीय वृक्ष खेजड़ी, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल निलंबो न्यूसिफेरा, अचार राष्ट्रीय अपना कौन सा है? नींबू का अचार। लेकिन अचार में कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए अपन लोगों ने पढ़ लिया, भारत का राष्ट्रीय अचार नींबू का, भारत में सर्वाधिक प्रचलित केरी का, विश्व में प्रचलित खीरा का। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, राजस्थान का राजकीय वृक्ष कौन सा होता है? तो खेजड़ी होता है। पुष्प होता है रोहिड़ा, जिसे अपन लोग टिकोमेला अंडुलेटा के नाम से जानते हैं। खेजड़ी को भी बता देता हूं आपको, किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया, सिनेरेरिया के नाम से अपन लोग इसको जानते हैं। और इसकी फैमिली होती है कौन सी दोस्तों? लेग्यूमिनेसी। कौन सी फैमिली होती है दोस्तों इसकी? लेग्यूमिनेसी इसका कुल होता है। तो ये अपन लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रीय पहचान में महत्व है। अपना नेक्स्ट महत्व देखते हैं दोस्तों, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है वो आता है फल विज्ञान या फिर उद्यानिकी का पोषक महत्व। क्या आता है दोस्तों? उद्यानिकी का पोषक महत्व। उद्यानिकी का पोषक महत्व। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यानिकी का पोषक महत्व। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं दोस्तों, हमेशा सदैव आपको ये चीज याद रखनी है। आपको पता है उद्यानिकी के अंदर अपन लोग फल पढ़ते हैं, सब्जियां पढ़ते हैं। जो अपने फल व सब्जियां होती हैं, फिर जो फल होते हैं ना दोस्तों, उनको अपन लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अब देखिएगा इसके पीछे का भी एक रीजन है। इन्हें प्रोटेक्टिव फूड या फिर हिंदी में बात करूं तो अपन लोगों ने इन्हें क्या कहा है? संरक्षित खाद्य या फिर संरक्षित खाद्य, यानी कि ऐसे पदार्थ जो प्रोटेक्टिव होते हैं या फिर अपना संरक्षण करते हैं। क्यों कहा है? क्योंकि जो अन्य जो भी अपनी चीजें होती है खाने की, यानी खाद्यान्न वगैरह होते हैं, उनकी बजाय इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, क्या चीजें? एंटीऑक्सीडेंट। अगर मैं बात करूं आगे, इनके अंदर विटामिन, खनिज लवण आदि की मात्रा क्या होती है दोस्तों? अन्य सभी खजानों से ज़्यादा होती है। इस वजह से अपन लोग जो अपने फल वगैरह होते हैं इनको अपन लोग प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। अगर इन सब की मात्रा ज़्यादा है तो आपको पता है अपनी बॉडी में ये कैसा इफेक्ट डालेंगे? ये अपने बॉडी में एक पॉजिटिव इफेक्ट लेके आएंगे, एक सकारात्मक प्रभाव दर्शाएंगे। इससे होगा क्या? अगर अपनी बॉडी के अंदर विटामिन से, खनिज तत्व यानी कि मिनरल्स वगैरह, इन सब की कमी नहीं होगी तो अपनी डिजीज वगैरह नहीं होगी, रोग वगैरह नहीं होगी। अपना जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है या फिर इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो क्या होगा दोस्तों? मजबूत होगा। तो आपको ये चीज़ भी सदैव अच्छे से याद रखनी है कि फलों को अपन लोग क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करते हैं, अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों डाइट की, यानी कि खुराक की बात करते हैं, क्योंकि अभी अपने को आगे जाके कार्बोहाइड्रेट वगैरह ये सब पढ़ना है। तो आपको एक नोट याद रखना है कि भारत में डेली डाइट की घोषणा ICMR करता है। अब देखिएगा दोस्तों, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना कि भाई ICMR क्या है? भारत के अंदर जो दैनिक खुराक होती है या फिर जो डेली डाइट होती है, इसकी घोषणा कौन करता है? अपना ICMR नाम का एक संस्थान होता है वो करता है। और अगर अपन लोग बात करें इसकी फुल फॉर्म की, तो ICMR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसे अपन लोग किस नाम से जानते हैं? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के नाम से अपन लोग किसको जानते हैं दोस्तों? तो अपन लोग ICMR को जानते हैं। जो ये ICMR है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है? यह नई दिल्ली के अंदर स्थित है। तो यह नई दिल्ली में स्थित है।
यह अपने डेली डाइट की घोषणा करता है। ये अपने को बताता है अपने को पर डे के अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट खाना है, कितनी फैट लेनी है, अपन लोग कितने फल खाएं, कितनी सब्जियां खाएं, इन सब के बारे में कौन बताता है दोस्तों? अपना एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है क्या? ICMR। अगर अपन लोग हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों इसे? भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र के नाम से भी अपन लोग इसको जानते हैं। भारतीय औषधि अनुसंधान केंद्र के नाम से भी अपन लोग किसको जानते हैं दोस्तों? ICMR को जानते हैं। चलिए अब अपन लोग पढ़ते हैं ICMR के बारे में थोड़ा बहुत और आगे। आपको मैंने ये बता दी है डेली डाइट घोषणा करता है। तो देखिए अपने जनरली कुछ एक क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपको कभी भी पूछे ICMR के अनुसार, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार एक वयस्क व्यक्ति को कितने फल खाने चाहिए और कितनी सब्जियां खानी चाहिए, यहां से हर बार क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो याद रखना ICMR रिकमेंड करता है कि एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर लगभग कितनी 120 ग्राम कितनी दोस्तों? 120 ग्राम फल व सब्जियां खानी चाहिए। ये डाटा अपने NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन 8% जो ICMR है इसने रिकमेंड किया है दोस्तों कि एक व्यक्ति को एक दिन में 150 ग्राम फल खाने हैं, और अपने NCERT में कितना पड़ा है अभी तक? 120 ग्राम। अगर मैं आपको बताऊं ICMR कहता है कि एक व्यक्ति को एक दिन में सब्जी कितनी खानी चाहिए, यानी कि जो वेजिटेबल होती है उनका कंजप्शन कितना करना चाहिए, तो आपको याद रखना है कितना करना चाहिए? 300 ग्राम। कितना दोस्तों? 300 ग्राम। एक व्यक्ति को एक दिन में 300 ग्राम सब्जियां खानी चाहिए। अपने NCERT में लिखा हुआ है वहां पे कितना दोस्तों? 285 ग्राम। तो आप लोग इस चीज को आसानी से याद रख सकते हो। अगर मैं बताऊं करंट के अंदर भी अपनी जो सब्जियां उनका कंजप्शन कितना करना चाहिए, तो ICMR बोलता है 350 ग्राम। कितना दोस्तों? 350 ग्राम अपने को क्या खानी चाहिए? वेजिटेबल खानी चाहिए, 8% करंट के डाटा के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ICMR जो है ना दोस्तों, ये जो सब्जियां है ना 300 ग्राम, इनका भी क्लासिफिकेशन दे रखा है। वो बोलता है अपनी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है ना, हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं, वो अपने को खानी चाहिए कितनी? 125 ग्राम। दूसरी दोस्तों जड़ व कंद वाली, यानी कि रूट वाली या फिर ट्यूबर वाली तो वेजिटेबल है, उन खानी अपने कितनी? 100 ग्राम खानी है वो। और अन्य जो बच गई ना, अन्य जो सब्जियां जितनी भी है वो 75 ग्राम। टोटल जोड़ेंगे अपन लगभग 300 के आसपास आ जाएगा। तो ये डाइट है, ये कौन बताता है अपने को? ये ICMR ने रिकमेंड की है एक आदमी के लिए। अब देखिए विश्व के अंदर एक संस्थान है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO। अब WHO ने कुछ अलग ही बताया फलों के बारे में, वो भी यहाँ पर मेंशन कर देता हूं मैं। अगर कभी भी पूछे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको याद रखना है दोस्तों WHO के अनुसार लगभग 90 से 110 ग्राम, कितने? 90 से 110 ग्राम अपने को फल खाने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा ये वेरिएशन रहता है यहाँ पे, लगभग बात वही आ जाती है। अपन लोग अगर ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे तो आराम से अपन लोग कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी क्या? डेली डाइट। अब अपन लोग बात करेंगे आगे अपने जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं, जितने भी अपने पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गई, प्रोटीन हो गई, इन सब के बारे में अब अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो आप एक बार इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहला पोषक तत्व आता है अपना जिसका नाम होता है क्या? कार्बोहाइड्रेट। अपन लोग पढ़ेंगे सबसे पहला अपना पोषक तत्व जिसका नाम है क्या? कार्बोहाइड्रेट। चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपन लोग डिस्कस करते हैं। आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो अपन लोग इसे CH2 से डिनोट भी कर सकते हैं। आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना दोस्तों, जितने भी अपने यहाँ पर जीव हैं विश्व के अंदर या फिर अपने ब्रह्मांड के अंदर, सब जीवों के अंदर ये किसका काम करता है? सभी जीवों में यह ईंधन का काम करता है, यानी एक एनर्जी सोर्स के रूप में अपन लोग किसका उपयोग करते हैं?
कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं। तो अपन लोग कार्बोहाइड्रेट को किसकी संज्ञा दे सकते हैं? इसे अपन लोग संज्ञा दे सकते हैं जीवों का ईंधन। क्या कह सकते हैं दोस्तों? इससे अपन लोग जीवों का ईंधन। ठीक है दोस्तों, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसका सोर्स होता है? एनर्जी का सोर्स होता है। और यहीं पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, आईसीएमआर ये बोलता है एक व्यक्ति को एक दिन में कितना, लगभग 400 से लेकर के 500 ग्राम क्या खाना चाहिए, सॉरी खाना क्या चाहिए, कंजप्शन किसका करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट का करना चाहिए। कितनी? एक व्यक्ति को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए? लगभग 400 से लेकर के 500 ग्राम। ठीक है दोस्तों, जो अपना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का अणु होता है उससे लगभग कितनी, 4 किलो कैलोरी क्या मिलती है दोस्तों? ऊर्जा मिलती है। तो आपको ये बात भी याद रखनी है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो आपको ये बात हमेशा अच्छे से याद रखनी है। इसके जस्ट अपोजिट अगर अपन लोग वसा का देखें ना दोस्तों, तो वसा का एक अणु होता है ना, इन दोनों को अच्छे से लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है अभी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। और यहीं पर अगर अपन लोग कंपेयर करें किससे, 1 ग्राम फैट या फिर वसा के अणु से, तो कितनी ऊर्जा मिलती है दोस्तों? लगभग इसकी 2.5 गुना कितनी, 9.3 KCl अपने को ऊर्जा मिलती है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, किसके अंदर है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। तो आपके सामने ये मैंने जनरल बातें बताई है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। अब आपको पता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपन लोग अधिकतर शर्कराएं पढ़ते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होने वाला रोग कौन सा होगा? तो वो होगा अपना शुगर, डायबिटीज, या फिर जैसे अपन लोग बोल सकते हैं मधुमेह। आपको पूछे मधुमेह नामक रोग किसकी वजह से होता है? जनरली अपना किसकी वजह से होता है? कार्बोहाइड्रेट की वजह से। कौन सी डिजीज हो जाती है दोस्तों? मधुमेह नामक रोग हो जाता है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है। चलिए अब अपन लोग आगे बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट से संबंधित। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, फल होते हैं उनके अंदर भी अच्छी खासी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, सब्जियों में भी बढ़िया कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। लेकिन अपन लोग जो ठहरे देसी लोग भी, तो सीधी से आपको एक बात बताना चाहूंगा मैं, सामान्यतः कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाद्यान्न फसलों में पाई जाती है। खाद्यान्न फसलों में पाई जाती है। जो अपने फूड ग्रेन्स होते हैं ना दोस्तों, इनमें हाईएस्ट अपन लोग बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है। और अपन लोग देसी लोग होते हैं, अपन लोग जनरली रोज फल या फिर अपन लोग बोल सकते हैं फ्रूट या वेजिटेबल का कंजप्शन रोज नहीं करते अपन लोग। तो अपनी जो कार्बोहाइड्रेट की जो पूर्ति होती है ना दोस्तों, अपन जो रोटी खाते हैं ना उसी से हो जाती है। तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अगर फल सब्जियों में अलग अलग काउंट करें तो बहुत अलग होता है, बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन अपने देसी लोगों के संबंध में बात करें तो अपने को कार्बोहाइड्रेट अधिकतर किससे मिल जाता है? तो ये खाद्यान्न फसलों से मिल जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, जो अपने कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इनको अपन लोग 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं। तो आपको याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? आपको पता होगा कार्बोहाइड्रेट को अपन लोग 3 भागों में बांटेंगे। एक तो होगा मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा होगा अपना पॉलीसेकेराइड। तो अपन लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कौन सा? मोनोसेकेराइड। इसमें सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट आता है अपना कौन सा? मोनोसेकेराइड। अब देखिएगा दोस्तों, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट किससे कहेंगे? मैंने बोला है जल अपघटन के आधार पर, तो भी अपने को इस कार्बोहाइड्रेट का अपघटन कराना है। जनरली क्या होता है, इससे कैसे समझ सकते हैं अपन लोग? ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसे अगर अपन लोग पानी में घोलेंगे या फिर जल में घोलेंगे तो इसकी कोई भी दूसरी इकाई अपने को प्राप्त नहीं होगी, यानी कि ये सिंगल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बना होता है। कौन? अपना मोनोसेकेराइड। तो अपन लोग बोल सकते हैं मोनोसेकेराइड को यह सबसे सरल इकाई है कार्बोहाइड्रेट की, यह सबसे सरल इकाई है, प्लस जल अपघटन के बाद अन्य कोई
अन्य इकाई प्राप्त नहीं होती, अन्य इकाई प्राप्त नहीं होती। तो इस कार्बोहाइड्रेट को दोस्तों अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, इसे अपन लोग मोनोसेकेराइड कहेंगे। अगर अपन लोग बात करें मोनोसेकेराइड कौन कौन से होते हैं, तो आप लोग देखिएगा, अब अपने यहाँ से क्वेश्चन पुट हो जाते हैं। अब देखिएगा मोनोसेकेराइड के उदाहरण, अगर मैं बात करूँ मोनोसेकेराइड के उदाहरण की, तो आपको पता होगा एक तो ग्लूकोज, ये जो शर्करा होती है ये किसका उदाहरण है दोस्तों, मोनोसेकेराइड का है। दूसरा होता है क्या, फ्रक्टोज। तीसरा होता है दोस्तों अपना क्या, मेनोज। ये तीनों के तीनों उदाहरण किसके हैं दोस्तों अपने, ये तीनों के तीनों उदाहरण है अपने किसके, मोनोसेकेराइड के। और एक उदाहरण भी लिख सकते हो आप लोग, गलेक्टोज। गलेक्टोज भी किसका उदाहरण है, मोनोसेकेराइड का। अगर मैं बात करूं ये जो ग्लूकोज नाम की मोनोसेकेराइड शर्करा है ये किस में पाई जाती है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज नाम की शर्करा किससे प्राप्त होती है दोस्तों, अपने को अंगूर से। तो आप लोग हमेशा याद रखोगे, आप लोग पढ़ते हो अंगूर के अंदर अपन लोग फर्मेंटेशन करते हैं, बाद में वाइन यानी कि शराब बन जाती है। तो आपको पता होगा अंगूर के अंदर ग्लूकोज नाम की शर्करा होती है, वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, आगे जाकर के वो क्या बना लेती है, फिर माल्टोज बना लेती है, तो वो डाइसेकेराइड बन जाती है। तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। ग्लूकोज के बाद में अगर मैं बात करूं फ्रक्टोज की, तो सभी फलों के अंदर क्या आएगा, लगभग सभी फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, कौन सी पाई जाती है, अपनी फ्रक्टोज। अगर मैं बात करूं दोस्तों किसकी, मेनोज की, तो ये जो कॉर्नबेरी होती है ना, कॉर्नबेरी में कौन सी शर्करा होती है, मेनोज। और गलेक्टोज की बात करें तो आपको याद रखना है खाद्यान्न में कौन सी शर्करा होती है दोस्तों अपनी, तो वो कौन सी होती है, गलेक्टोज। ठीक है, साथ में ये फलों में भी हो सकती है, प्लस सब्जियों के अंदर भी ये थोड़ी मात्रा में पाई जाती है, कौन सी शर्करा, अपनी गलेक्टोज। तो ये सारे के सारे उदाहरण किसके थे दोस्तों, तो ये सभी के सभी अपने उदाहरण थे किसके, मोनोसेकेराइड के। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट आता है अपना क्या दोस्तों, डाइसेकेराइड। क्या आता है दोस्तों, डाइसेकेराइड। अब अपन लोग पढ़ेंगे भी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है क्या होता है, तो अपन लोग वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा प्रकार आता है डाइसेकेराइड। देखिए दोस्तों, अगर बात करें अपन लोग डाइसेकेराइड की, तो डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट किसे कहेंगे, ऐसा कार्बोहाइड्रेट, परिभाषा लिख देता हूं मैं इसका, ऐसा कार्बोहाइड्रेट इसके जल अपघटन के बाद दो इकाइयां प्राप्त होती है, दो इकाई प्राप्त होती है, या फिर अपन लोग बोल सकते हैं दोस्तों कि दो मोनोसेकेराइड, क्या चीज है, दो मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने से बना कार्बोहाइड्रेट, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, डाइसेकेराइड। अब देखिएगा दोस्तों किसे कहते हैं अपन लोग, अगर अपन लोग बात करें जल अपघटन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट की तीन प्रकार थे, पहला मोनोसेकेराइड पढ़ा, दूसरा आ गया डाइसेकेराइड। डाई यानी कि दो, ये क्या होगा, जो अपन लोगों ने पहले जो मोनोसेकेराइड पढ़े थे ना, ये जो अपने उदाहरण है, जो पहले वाले अपने मोनोसेकेराइड पढ़े थे, दो मोनोसेकेराइड इकाई आपस में जुड़ेगी, एक इकाई बना लेगी, कौन सी, डाइसेकेराइड। जब अपन लोग इसका जल अपघटन कराएंगे, पानी में घोलेंगे, तो अपने को कितने कार्बोहाइड्रेट के अणु मिलेंगे, दो। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा आप लोग इसको, और इसकी मुख्य रूप से परिभाषा आप ये सेकंड वाली याद रख लो ताकि आपको याद रह जाए। अगर मैं दोस्तों बात करूं इसके उदाहरण की, किसकी, डाइसेकेराइड के उदाहरण की, तो आप आराम से समझ पाओगे डाइसेकेराइड किसे कहते हैं। उदाहरण में देखिएगा दोस्तों, आपको पता है अपनी ग्लूकोज जो होती है, ये क्या होती है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, अब मैं ग्लूकोज में क्या जोड़ दूं, ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज में ग्लूकोज को जोड़ते हैं दोस्तों, तो एक नया अपना डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट बनता है, जिसका नाम होता है क्या, माल्टोज। क्या नाम होता है दोस्तों, माल्टोज। आप लोगों ने सुना होगा जौ के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, माल्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, जो क्या होती है, डाइसेकेराइड होती है।
ठीक है दोस्तों, समझ गए, दो मोनोसेकेराइड जुड़ी एक डाइसेकेराइड बन गई। अगर मैं माल्टोज का जल अपघटन कराऊंगा तो मुझे 2 इकाइयां प्राप्त होगी वापस, कौन सी, ग्लूकोज और ग्लूकोज। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें तो अगर अपन लोग किसको मिला दें, ग्लूकोज के साथ में, चलो मिला देते हैं अपन लोग किसको, फ्रक्टोज को मिलाते हैं। किसको मिलाते हैं, फ्रक्टोज को। अगर ग्लूकोज के साथ में मैं फ्रक्टोज को मिला देता हूं तो एक अपनी नई कार्बोहाइड्रेट बनती है, जिसका नई कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड बनता है, जिसका नाम होता है क्या दोस्तों, सुक्रोज। आपको पता होगा दोस्तों, सुक्रोज नाम की जो शर्करा होती है वो डाइसेकेराइड होती है। आप याद रखना, गन्ना के अंदर और चुकंदर के अंदर कौन सी डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है, तो वो होती है कौन सी, सुक्रोज। नेक्स्ट अगर अपन लोग बात करें दोस्तों, अब अपन लोग क्या करेंगे, ग्लूकोज में कौन सी कार्बोहाइड्रेट मिलाएंगे, अब अपन लोग ग्लूकोज में ग्लेक्टोज मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, ग्लेक्टोज। जो ग्लेक्टोज नाम की शर्करा होती है उसे मिला देते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये है अपने जेड के अंदर भी 2-3 बार पूछा गया है। अगर इन दोनों को मिलाएंगे अपन लोग तो क्या बनेगा, लैक्टोज। क्या बनेगा दोस्तों, तो लैक्टोज नाम की शर्करा होती है वह बन जाती है। जो लैक्टोज नाम की शर्करा होती है ये किस में पाई जाती है, तो यह पाई जाती है किसमें, दूध में। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया जेट में, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो कौन सी होती है दोस्तों, वो होती है अपनी लैक्टोज। ठीक है दोस्तों, अब अपन लोग बात करते हैं आगे, ये आगे अपना क्या दोस्तों, डाइसेकेराइड। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आता है अपना क्या, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 नंबर पे आ गया अपना पॉलीसेकेराइड। अब ध्यान रखना भी, पॉलीसेकेराइड किसे कहेंगे भाई, 2 या 2 से अधिक। परिभाषा देखते हैं इसकी, 2 नहीं सॉरी 2 से अधिक, 2 से अधिक मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के जुड़ने से बना कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है अपना पॉलीसेकेराइड। अब देखिए इसके अगर अपन लोग उदाहरण देखें तो सबसे पहला उदाहरण देखिएगा, अपने हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बताता हूँ मैं आपको। स्टार्च देखो, क्या आएगा अपना स्टार्च। जो स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है आपको पता है वो क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। ये आपको पता है आलू वगैरह में अपने को देखने को मिलता है, तो अपन लोग इसे याद रख सकते हैं। जो कंद वाली सब्जियां होती है, कौन सी दोस्तों, कंद वाले पादपों में कौन सा अपने को कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है। और यहीं से याद रख लेना दोस्तों, आलू के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड पाया जाता है वो स्टार्च होता है, और आलू में जो स्टार्च पाई जाती है उसे फेरिना बोलते हैं अपन लोग। क्या बोलते हैं, फेरिना बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आता है दोस्तों पेक्टिन। क्या आता है दोस्तों, पेक्टिन भी अपना एक पॉलीसेकेराइड है जो कहाँ पाया जाता है, फलों के छिलकों के रस में, फलों के छिलके के रस में, छिलके के रस में क्या पाया जाता है दोस्तों, भी अपना पेक्टिन पाया जाता है, जो क्या होता है अपना एक पॉलीसेकेराइड होता है। एक आता है दोस्तों अपना क्या, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है ये लकड़ी के बुरादे के अंदर पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज किस में मिलता है दोस्तों, लकड़ी के बुरादे में, या फिर लकड़ी के अंदर जो पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज। तो ये अपन लोगों ने 3 तरह की क्या पढ़ ली है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट पढ़ ली है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो आपको मे भी समझ आ गया होगा। मे भी आपको ये नहीं पूछे मोनोसेकेराइड कौन सा है, पॉली कौन सा है और डाइसेकेराइड कौन सा है। आपको ये पूछ सकता है कि माल्टोज नाम की जो शर्करा होती है किस में होती है, सुक्रोज किस में होता है, लैक्टोज किस में होता है, और लैक्टोज का निर्माण किस तरह के जुड़ाव से होता है, ग्लूकोज प्लस से लैक्टोज से होता है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की आगे। तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की बात करते हैं। एक तरफ लिखना आप फलों में कितना कितना कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरी तरफ अपन लोग बात करेंगे किसकी, सब्जी में कितना कितना कार्बोहाइड्रेट होता है। तो फलों में आपको पता होगा सर्वाधिक एवोकाडो में होता है 79%। जो एवोकाडो नाम का फल होता है उसके अंदर लगभग कितना
79% कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके बाद जो अपना रेजिन होता है यानी कि किशमिश होता है, जो किससे बनता है दोस्तों, अंगूर से बनता है, उसमें 78% क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आपको ये दो मुख्य रूप से फल याद रखने हैं। इसके अलावा भी अगर अपन लोग देखें दोस्तों खजूर में और केले के अंदर, तो आप लोग याद रख सकते हो दोस्तों, जो अपना डेट पाम यानी कि खजूर होता है, खजूर के अंदर लगभग कितना 67% कार्बोहाइड्रेट होता है। यहीं पर बनाना यानी कि केला के अंदर लगभग कितना 26.5% एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है दोस्तों ये, या फिर लगभग 27% के आसपास इसमें क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहीं पर एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, आपको कभी भी पूछे, वैसे मैं फल उत्पादन में पढ़ाऊंगा आपको, पर आपको याद रखना है जो केला होता है ना, ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल, सबसे आसान, सबसे सस्ता, क्या है दोस्तों, ये सबसे सस्ता स्रोत है। क्यों है, अब देखिएगा, सबसे सरल व आसान कैसे है। अपन लोगों को कभी भी एनर्जी लो फील हो रही है, अपन लोग कहीं पर भी जाते हैं तो बहुत सारे रेडी वाले अपने को मिल जाते हैं, उनके पास केले होते हैं, तो अपन लोग अगर उनको खा लेते हैं तो अपनी भूख भी मिट जाती है, अपने को अच्छी एनर्जी भी मिल जाती है। तो सरल व आसान स्रोत है, और भाई रेट भी कौन सा ज़्यादा है इनका यार, सस्ता भी तो होता है ना ये, तो आपको याद रखना है क्या है, यह है इनका सस्ता स्रोत भी है। अगर अपन लोग आगे बात करें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट से संबंधित, तो आप लोग याद रख सकते हो सर सब्जियों के अंदर, सब्जियों के अंदर देखिएगा दोस्तों सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें होती है, तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है कसावा में, जिसे अपन लोग इंग्लिश में बोलते हैं टेपियोका। जो टेपियोका वेजिटेबल होती है अपनी, उसके अंदर तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। अब देखिएगा दोस्तों मैंने ऊपर लिखा है लगभग, इसमें लगभग 38% के आसपास, कहीं ना कहीं 38.1 भी लिखा हुआ मिलता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा होती है अपनी शकरकंद में, आइपोमिया बटाटा, यानी कि शकरकंद होता है, इसके अंदर क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है इसके बाद, और वो होती है लगभग कितनी 28% के आसपास। और इसके बाद आता है क्या दोस्तों अपना आलू, सब्जियों के अंदर लगभग 22% के आसपास, इसमें 28.1 होती है, इसमें 22.2 होती है। तो लगभग आपको याद रख लेना है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट की मात्रा किसमें कितनी कितनी होती है। ये आ गया दोस्तों अपना क्या, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर मैं दोस्तों नेक्स्ट बात करूं, और नेक्स्ट अपन लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वसा के बारे में। तो वसा की बात कर लेते हैं दोस्तों अब अपन लोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपना न्यूट्रिएंट आता है जिसका नाम है क्या, वसा, पेट। तो देखिए अब वसा भी बॉडी के अंदर अपने कुछ ना कुछ तो हेल्प करती है। आपको पता है दोस्तों अपना जो कंकाल तंत्र होता है उसके ऊपर हल्की फुल्की क्या होती है, अपनी वसा आ जाती है, फिर उसके ऊपर अपनी स्किन की लेयर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं शरीर का ढांचे के निर्माण के अंदर थोड़ी बहुत हेल्प करती है ना वसा। तो अपन लोग बोल सकते हैं वसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना पोषक तत्व है। आपको याद रखना है दोस्तों, वसा जो होती है ना, जो त्वचा के नीचे सुरक्षा परत का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, सुरक्षा परत का निर्माण करती है। चलो ठीक है, ये तो अपने को पता लग गया। जो अपनी स्किन होती है उसके नीचे फैट कलेक्ट हो जाती है या फिर इकट्ठी हो जाती है, जिससे अपनी जो बॉडी होती है उसको क्या मिलती है दोस्तों, सेफ्टी मिलती है या फिर सुरक्षा मिलती है। दूसरा वसा का क्या काम होता है दोस्तों, ये अपनी जो बॉडी होती है, जो शरीर होता है ना, इसका तापमान जो होता है उसको नियंत्रित करती है। अपन लोग लिख सकते हैं शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है। तो सदैव याद रखना दोस्तों, ये अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कंट्रोल करती है, कौन है, फैट। और मैंने आपको वैसे पहले ही बता दिया था, अगर आपको कभी भी पूछे 1 ग्राम फैट से या फिर 1 अणु वसा से या फिर 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपको पता होगा दोस्तों सभी को, कितनी मिलती है, 9.3 केसेल, यानी कि 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा इससे प्राप्त होती है। अब कभी भी पूछे आपको वसा की वजह से या फिर वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो वसा की अधिकता से रोग कौन सा होता है दोस्तों, तो रोग होता है इसकी वजह से मोटापा, जो कि बिल्कुल आसान सी बात है। इसकी वजह से होने वाला रोग कौन सा है, वो है अपना क्या, मोटापा। अगर मोटापा आ गया ना एक बार, तो बॉडी में बहुत सारे रोग आ जाते हैं। तो आपको कभी भी मोटा नहीं होना चाहिए, मतलब हो जाओ यार मोटे, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने पेरेंट्स तो बोलती हैं मोटा नहीं हुआ, मोटा नहीं हुआ, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों, जो अपनी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है, फिर जो अपने फ्रूट और वेजिटेबल है,
उनके अंदर वसा की कंसंट्रेशन कितनी कितनी है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको पूछे इसके स्रोत, वसा के स्रोत, चलिए अपन लोग देखते हैं क्या वसा के अब स्रोत देखते हैं। देखिए वसा के स्रोत अपने फल होते हैं, मुख्य रूप से कौन होता है दोस्तों, तो मुख्य रूप से होता है अपना फल, और सब्जियों में लगभग 0% के आसपास सभी में वसा पाई जाती है। लेकिन एक सब्जी होती है दोस्तों अपनी जो बेशरम होती है, जिसका नाम होता है कि आलू। आलू जो होता है ना दोस्तों, इसके अंदर लगभग कितना 11 ग्राम के आसपास क्या पाई जाती है, फैट पाई जाती है। तो आप सब्जियों में लगभग सभी सब्जियों में 0 के आसपास और आलू में 11 ग्राम वसा पाई जाती है। अगर अपन लोग बात करें फलों में जो अखरोट होता है ना दोस्तों, इसमें लगभग सर्वाधिक वसा होती है कितनी, 64.5%। कितनी होती है दोस्तों, 64.5% फैट पाया जाता है। इसके बाद अगर अपन लोग देखें दोस्तों तो आता है अपना क्या, बादाम में लगभग आपको 58% याद रखना है, लेकिन एक्यूरेट देखें तो 58.9% वसा पाई जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों क्या, काजू यानी कैशू नट, इसमें लगभग 47% क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। तो आपके सामने ये आ गई दोस्तों अपनी वसा आ गई, बिल्कुल आसान थी दोस्तों, आराम से याद रख सकते हैं अपन लोग इसको। वसा की वजह से रो कौन सा, फैट यानी कि मोटापा हो जाता है फलों के अंदर, और सब्जियों के अंदर कंसंट्रेशन कितनी कितनी होती है, ये सब अपन लोग याद रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों अपन लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या, प्रोटीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्या, प्रोटीन। मैंने दोस्तों पानी पी लिया था तब तक बीच में। नेक्स्ट अपना पोषक तत्व आता है जिसकी दोस्तों 3 नंबर है। सबसे पहले 1 नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, 2 पे आ गया अपना फैट, और 3 पे आ जाता है क्या, प्रोटीन, जो कि अपने लिए थी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ न्यूट्रिशन है। 3 नंबर पे देखिए दोस्तों आता है प्रोटीन। चलिए अपन लोग बात करते हैं किसकी, प्रोटीन की। देखिए दोस्तों प्रोटीन क्या करती है, अपनी बॉडी का स्ट्रक्चर का निर्माण करती है। तो अपन लोग बोल सकते हैं कि अपने जो शरीर होता है इसको सुडौल बनाती है। या फिर प्रोटीन का जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है दोस्तों, ऊतकों का निर्माण करना, यानी कि टिश्यू फॉर्मेशन करना। आपको सदैव याद रखना है प्रोटीन का काम क्या होता है, यह ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतकों के निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक कौन होती है, अपनी प्रोटीन होती है। तो अगर ऊतकों का निर्माण होगा तो अपना अच्छा क्या बनेगा, ढांचा बनेगा। तो आप लोगों को याद रखना है शरीर का सुडौल ढांचा, सुडौल ढांचा बनाने में मदद करती है। तो ये काम होते हैं अपने किसके दोस्तों, प्रोटीन के काम होते हैं। अब देखिए दोस्तों आपको एक बात पता होगी, कार्बोहाइड्रेट का सबसे बढ़िया स्रोत मैंने बताया था खदान फसलें, और खदान फसलों के अंदर अगर मैंने बताया नहीं है तो आप लोग वहां पर लिख लेना क्या, धान। धान जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का सबसे बढ़िया खदान फसल मानी जाती है, फिर सबसे बढ़िया स्रोत माना जाता है खदान फसलों में। तो यहाँ पर एक नोट लिखना दोस्तों आप लोग, धान खाए जाने वाले स्थानों पर सामान्यतः प्रोटीन की कमी पाई जाती है, प्रोटीन की कमी पाई जाती है। तो आपको क्या याद रखना है दोस्तों, ऐसे स्थान जहां पर लोग धान खाते हैं दोस्तों, तो धान खाते हैं आपको पता है धान के अंदर लगभग 78 या फिर अपन लोग बोल सकते हैं 76 से लेकर के 78% के आसपास क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। और खदान फसलों में सबसे कम प्रोटीन किसमें होता है, धान के अंदर होता है। तो आप लोगों ने देखा होगा यूपी बिहार या फिर अपना जो पूर्वी राजस्थान है इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा धान खाया जाता है। अगर लोग बहुत ज्यादा धान खाएंगे तो उनकी भूख तो किससे मिट जाती है दोस्तों, धान से मिट जाती है। यानी कि उनको एनर्जी तो फुल मिल गई, वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन उनकी बॉडी में धीरे धीरे क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी आने लग जाती है, क्योंकि उन्होंने पेट किससे भर लिया, धान से भर लिया, यानी कि राइस से भर लिया।
इस वजह से उनकी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिला लेकिन प्रोटीन की हो जाती है कमी। अब आपको पता होगा दोस्तों प्रोटीन की कमी से बहुत सारे रोग भी होते हैं, तो मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, ऐसे स्थान जहाँ पर धान खाया जाता है वहाँ पर प्रोटीन की कमी आ जाती है, तो फिर अपन लोग बोल सकते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो दो रोग मुख्य रूप से आपको याद रखना है। एक तो होता है दोस्तों कौन सा, क्वाशिओरकोर, क्वाशिओरकोर। एक होता है दोस्तों मेरेस्मस, मेरेस्मस। देखिए दोस्तों ऐसे स्थान जहां पर धान सर्वाधिक खाया जाता है वहां पर सर्वाधिक रोग कौन से देखने को मिलता है अपने को, क्वाशिओरकोर नाम का जो रोग होता है वो देखने को मिलता है। यह सामान्यतः प्रोटीन की कमी से होता है। दूसरा रोग है मेरेस्मस, यह भी प्रोटीन की कमी से होता है। अब देखिएगा दोस्तों जो क्वाशिओरकोर रोग है ना, यह होता है, यह रोग जो होता है ना कि बड़े लोगों में यानी कि अपन लोग बोल सकते हैं वयस्क के अंदर भी होता है और छोटे बच्चों के अंदर भी होता है। लेकिन जो मेरेस्मस नाम की डिजीज होती है केवल और केवल बच्चों के अंदर होती है। किसकी कमी से, प्रोटीन की कमी से होने वाला ये क्या है, रोग है। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है दोस्तों, किसके अंदर, अपने प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों में। अब अपन लोग बात करते हैं दोस्तों आगे प्रोटीन के मुख्य रूप से स्रोत, कि प्रोटीन के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो आपको पता है एक तरफ फल आ जाएंगे, दूसरी तरफ है सब्जियां। स्रोत की अगर मैं बात करूं, एक तरफ लिख लेते हैं अपन लोग क्या, फल, दूसरी तरफ क्या, अपनी सब्जी। तो आपको पता होगा दोस्तों एक तो सेम फली होती है, अभी जितनी भी अपनी लेग्यूम वाली वेजिटेबल होती है उन सब के अंदर प्रोटीन की मात्रा अच्छी पाई जाती है। तो आप याद रख लेना बस, इसके अंदर क्या, मटर जो होती है ना उसके अंदर लगभग कितनी, 7 ग्राम प्रति 100 ग्राम के हिसाब से इसमें क्या पाई जाती है दोस्तों, इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें दोस्तों फलों के अंदर, तो फलों में सर्वाधिक प्रोटीन होता है दोस्तों किसमें, काजू में, काजू के बाद बादाम में और उसके बाद अखरोट में। अब सर्वाधिक है किसमें, काजू में, तो 21.20%। ठीक है दोस्तों, बादाम में लगभग 20.80% के आसपास क्या होता है, प्रोटीन होता है। और अखरोट के अंदर लगभग कितना होता है दोस्तों, 16 से लेकर के 17% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो लगभग 21%, लगभग 20%, लगभग 16% के आसपास इन तीनों में क्या होता है, प्रोटीन होता है। और ये एकदम किसका उल्टा है, जो फैट होती है उसका जस्ट उल्टा है ये। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज भी अच्छे से याद रखनी है। याद रख लोगे दोस्तों, प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक कौन से फल में, काजू में, उसके बाद बादाम में, फिर अखरोट में, सब्जियों में, बहुत सारी लेग्यूम वाली वेजिटेबल होती है, सब में होती है प्रोटीन, अच्छी खासी मात्रा में होता है। लेकिन जो अपना मटर होता है उसमें 7 ग्राम और सूखा मटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तो ये आ गया दोस्तों अपना क्या, प्रोटीन। अब प्रोटीन के अलावा अगर अपन लोग कुछ और स्रोत याद रखना चाहें, इन फल व सब्जियों के अलावा अगर अपन लोग कुछ और स्रोत याद रखना चाहें प्रोटीन का, तो वो भी अपन लोग रख सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हो प्रोटीन के कुछ अन्य स्रोत। सबसे बढ़िया क्या रहेगा दोस्तों, सोयाबीन। सोयाबीन के जो चक्स होते हैं या फिर जो सोयाबीन की बड़ियाँ होती है दोस्तों, उनके अंदर लगभग कितना, 40 से लेकर के 45%, कितना दोस्तों, 40 से लेकर के 45% प्रोटीन पाया जाता है। यहीं पर अगर अपन लोग बात करें दोस्तों मशरूम का, तो मशरूम में लगभग कितना, 33% के आसपास, कितना दोस्तों, 33% के आसपास क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। तो जो दलहनी फसलें या फिर सब्जियां होती है अपनी, या फिर दलहन होते हैं जो खाए जाते हैं, उनमें लगभग 20 से लेकर के 25% क्या पाया जाता है दोस्तों, प्रोटीन पाया जाता है। तो आप इन कुछ प्रोटीन के स्रोत को अच्छे से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों अपना खत्म होता है क्या, प्रोटीन। एक बार के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी से। देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अपन लोगों ने स्टार्ट किया था आज फलोधान का महत्व। तो ये अपन लोगों ने जनरल चीजें थी इनकी बात कर चुके हैं। इसके बाद अपन लोग धार्मिक महत्व में कुछ समझने वाला नहीं है, राष्ट्रीय महत्व में भी आप याद कर सकते हो। और अपना नेक्स्ट आता है क्या, आज के वृक्ष वगैरह, ये सब कर लोगे आप। आपको याद रखने होते हैं दोस्तों ये कौन से फल में कौन से की ज़्यादा मात्रा होती है, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से याद रखना। ये था आपने दोस्तों कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कौन सा फल किसका कैसा स्रोत होता है।